बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2019 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 के अंदर ये जो 217110 जो इसका पुराना कोड था ओ लेवल अकाउंटिंग का है, इसका पेपर जो 22 जिसका कोड है ये बेसिकली हम करने जाएंगे। और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो फाइनल अकाउंट से रिलेट करता है इसको हम करेंगे। बेसिकली अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो आपको ये वाला जो मई जून 2019 का समर का जिसका जो कोड है 22 है, उसके मैं पांचों सवाल जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ये जो क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ ये बेसिकली अलीना मुबारक हैं, उन्होंने कहा था कि इस सवाल को मैं ख़ास तौर पर रिकॉर्ड करके और फिर इसको हम यूट्यूब चैनल के ऊपर डालें। तो ये फिर हमारे पास जो भी कमेंट्स आते हैं, जो कुछ मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आप लोगों की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी एरिए के अंदर, और अगर जो भी कमेंट्स आते हैं, जो रिक्वेस्ट आती हैं, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जब भी टाइम मिले तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कराऊँ ताकि आपको वो फैसिलिटेट करे। और जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, जो पार्टिकुलरली आप समझना चाह रहे हैं, वो आपकी स्टडी के अंदर जो है वो फैसिलिटेशन का रोल प्ले करे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे जो फाइनल अकाउंट से रिलेट करता है। बैकग्राउंड मैंने बता दिया, लेट्स स्टार्ट। इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। लिव इज़ इन बिजनेस एज ए सोल ट्रेडर, कि लिव जो है वो एक सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर का मकसद क्या है आपकी समझ में आता है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडर अगर कोई अकेला आदमी कारोबार कर रहा है, पार्टनरशिप अगर बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर वो शेयर होल्डिंग फॉर्म के अंदर है कि जिसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ़रोख्त होते हैं। तो ये अब सोल ट्रेडर है और ये बिज़नेस करता है। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। ये 31 मार्च 2019 जहन के अंदर रखिएगा कि इसके जो बैलेंसेस इसने एक्सपेक्ट करे हैं वो 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस हैं। अच्छा, इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स का जब भी सवाल करें, इसमें वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अकाउंट्स की शनाख्त होनी चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये एसेट्स है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। ये अगर आपकी जो शनाख्त है आप आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि विच आई मीन टू से जो भी अकाउंट दिया हुआ है वो है क्या, किस कैटेगरी से उसका ताल्लुक़ है, तो लाइफ आसान हो जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कैपिटल, आपको पता है इसकी नेचर जो है वो ऑनर्स इक्विटी है और इसकी नॉर्मली ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाता है। ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल में से आप लेस करते हैं, ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चला जाएगा, ऑनर्स इक्विटी की पोजीशन है। नॉन करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स है। और नॉन करंट एसेट्स आपको पता है अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चले जाएंगे जो आप बना रहे होते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद है कि नॉन करंट एसेट्स जो है उन्होंने कितना आपने उनको यूटिलाइज़ कर लिया। से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग अगर $1,50,000 की है तो आपने $9,000 की इसकी यूटिलाइजेशन आपने कर ली है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन शो करता है कि अब तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसका दूसरा नाम होता है कि आपने कितना यूटिलाइज इसको कर लिया। लाइक जैसे कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट 46,000 का है तो 18,000 की यूटिलाइजेशन इसकी हो गई है। एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, वो फिर हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये कॉन्ट्रा एसेट्स हो गया और ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है वो चला जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज, इसकी नेचर एक्सपेंस की है तो एक्सपेंस फिर किस में चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। कंप्यूटर रिपेयर्स की बात करते हैं, इनकम स्टेटमेंट। कमीशन रिसीवेबल, इसके नीचे फ़ौरन तलाश करेंगे कोई कमीशन इनकम दी हुई है। अगर हम देखते हुए आए इस सवाल को, ट्रेड पेएबल, ट्रेड अभी हम देखते हैं, इसको टिक करें, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मकसद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चली जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चला जाएगा। रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। आपको पता है परचेजेस कॉस्ट है, जो माल आपने ख़रीदा बेचने के लिए कॉस्ट है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगी। रिटर्न्स, आउटवर्ड का मकसद है कि परचेजेस रिटर्न, कि जो माल आपने ख़रीदा था उसमें से कोई चीज़ डिफेक्ट हो गया या कोई और मसला था आपने वापस कर दिया, अगेन इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी। इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल 2018
ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो एसेट ज़रूर है लेकिन इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से बच जाएगा, वट एवर इन्वेंट्री इज़ लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ योर एसेट, और वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। रेंट एंड रेट्स नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस की नेचर है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल कि एक्सपेक्टेड है कि इतने पैसे आपको अपने कस्टमर से नहीं मिलेंगे, तो जो पैसे नहीं मिलेंगे उसको हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। 5% बैंक लोन रीपेएबल जून 2019 के जो 5% बैंक लोन है वो रीपे करेंगे। रीपे का मकसद है आप इसकी पेमेंट करेंगे जून 2019 को, और इस वक्त हम बैठे हुए क्या है 31 मार्च 2019, और ये रीपे होने जा रहा है जून के अंदर, यानी 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स यू आर गोइंग टू पे इट ऑफ। और वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी पड़ती है उसको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये लाइबिलिटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चली जाएगी और करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। ये नॉन करंट नहीं कहलाएगी। नॉन करंट वो जो मोर देन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जिसको आप पे ऑफ करें उसको नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये क्योंकि विद इन अ ईयर पे ऑफ होने जा रही है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ए करंट लाइबिलिटी अपीयर होगी। 4% बैंक लोन रीपेएबल मई 2023 में पे ऑफ करना है तो कोई इशू नहीं है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन इंटरेस्ट पेड के बैंक लोन का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 2100 का, तो ठीक है हम इसको देखते हैं। हीट एंड लाइट क्या हुआ कि ये एक्सपेंस है, बैंक ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। बैंक लोन का इंटरेस्ट आपने पे करा, हीट एंड लाइट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। जर्नल एक्सपेंसेस तो नज़र आ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है कि यू हैव टेकन अमाउंट मोर देन आई मीन टू से यू डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट एंड दिस इज़ योर लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये चला जाएगा। तो ये कैटेगरी जो मैंने बताई आपको कि कौन सा आइटम जो है विच आइटम इज़ गोइंग टू बी अपीयर्ड और रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट एंड विच आइटम्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बड़ा आसान है। इसको 4 बड़ी कैटेगरी के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं कहूँगा कि करंट एसेट्स को मैं 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देता हूं। एक करंट एसेट्स कहलाते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स वो हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ये जितने भी एसेट्स होते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चले जाते हैं। लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपको पे ऑफ करनी है। जितनी लाइबिलिटीज़ हैं ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाती हैं। और ऑनर्स इक्विटी जो है ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाता है। जो बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग की कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, ये एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ जो है यही असल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। एसेट्स को हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। दोनों को प्लस कर देते हैं। इक्विटीज़ के अंदर करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी एंड प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल कि आपको समझने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका हल हो गया। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस को हम लेकर जाते हैं। रेवेन्यूज़ वो हैं जो आपने अर्न कर लिए और जो कुछ आपने कमाया, और एक्सपेंसेस वो हैं जो इस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने एक्सपेंसेस खर्चे आपके हुए वो सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये कैटेगरी करने के बाद हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी हुई होती है सवाल के अंदर। यहाँ देख के फिर हम शुरू करते हैं। कहता है इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट $26,400 और ये 31 मार्च 2019 की है। इसका मकसद है वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री इज आर एसेट एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। तो फिर ये एंडिंग इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी जाएगी और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगी। वो कैसे बनेगी हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं। आगे कहता है लीव हैड टेकन गुड्स वैल्यूड एट 3200 कि लीव ने जो है 3200 की गुड्स ले ली। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स के किताबों के अंदर कोई एंट्री पास नहीं हुई। लीव ने अगर ये ले ली है, गुड्स ले ली, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री पास होगी, ड्राइंग को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट 3200 से। यहाँ अगर मैं ऊपर आता हूँ इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दिखाने के लिए, तो जो मेरी परचेजेस है ये आप देख रहे होंगे परचेजेस, ये देख रहे हैं परचेजेस, इसमें से माइनस करेंगे 3200।
ये अगर मैं 3200 माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कैलकुलेटर यहाँ से ले लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर आपका आ गया, और यहाँ से मैं उठाता हूँ तो 255,000, 255,000 इसमें से माइनस कर देते हैं हम 3,200, तो इज इक्वल टू ये आता है 251,800, 251,800। ये अमाउंट परचेजेस के अंदर जो है हम शो कर देंगे, क्योंकि माइनस इसलिए कर रहे हैं हम कि परचेजेस जो है वो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ली, और जो ड्राइंग हमें दी हुई है ड्राइंग के अंदर इसको प्लस कर दें। देखें ड्राइंग आपको यहाँ ऊपर ही दी हुई थी, ये ड्राइंग इसके अंदर 3,200 आप प्लस कर दें 25 और 3 28, तो 28,200 ये आपकी ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगी। और ड्राइंग आने के बाद में अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। अ कंप्यूटर कॉस्टिंग $8,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर रिपेयर्स अकाउंट, कि कंप्यूटर की कॉस्टिंग जो 8,000 का कंप्यूटर था वो फिर रिकॉर्ड हो गया कंप्यूटर रिपेयर्स अकाउंट के अंदर। अगर ये कंप्यूटर रिपेयर्स अकाउंट के अंदर आपका रिकॉर्ड हो गया, तो इसका मकसद है एसेट को आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। जब आप इसकी करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, करेक्टिंग एंट्री पास कि कंप्यूटर रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे, और कंप्यूटर रिपेयर्स को आप क्रेडिट करेंगे, और कंप्यूटर्स को आप डेबिट कर देंगे। कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट जो उसने शुरू में दिया हुआ है, तो कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट को आप डेबिट कर दें 8,000 से, क्योंकि देखें कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000, तो 8,000 से कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, और कंप्यूटर रिपेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप कंप्यूटर के अंदर आएंगे, ये कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट, तो इसमें 8,000 रुपीज़ यहाँ प्लस कर दें, तो 46 और 8 कितने हो गए, 54,000। और कंप्यूटर रिपेयर जो है, ये रिपेयर देख रहे हैं आप, इसके अंदर से 8,000 आप माइनस कर दें, क्योंकि ये आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे, तो 21 में से अगर आप 8 माइनस करें तो 13,600। ये कंप्यूटर रिपेयर्स जो है इसका एक्चुअल अमाउंट जो है 13,600 आ जाएगा। क्यों आपने माइनस करे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर रिपेयर में आपने ज़्यादा पैसे, रिपेयर में आपने इनकरेक्टली रिकॉर्डिंग कर दी थी। ख़रीदा आपने कंप्यूटर था, कंप्यूटर इक्विपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस में, तो कंप्यूटर इक्विपमेंट के अंदर प्लस कर दें और रिपेयर के अंदर से माइनस कर दें। सिंपल एडजस्टमेंट है, कोई बहुत आसान सा मामला। Computer repairs of 2,100 paid by check had not been recorded in the book। the 2,100 की पेमेंट आपने चेक के थ्रू करी, लेकिन आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, कंप्यूटर रिपेयर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ये 2,100 से। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा 2,100 से कि कंप्यूटर रिपेयर जो है 2,100 से प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तो 13 और 2 15, 15,700 ये कंप्यूटर रिपेयर एक्सपेंस का ये टोटल है। क्योंकि ये पेमेंट आपने रिपेयर की थी, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो आप रिकॉर्डिंग कर लें। ये 13,600 ऑलरेडी था, 13,600 में 2,100 आपने प्लस करे, और चेक के थ्रू पेमेंट करने का मकसद है ये बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑलरेडी बैंक से आपने ज़्यादा पैसे निकाले हुए हैं, 2,100 प्लस मज़ीद, और आपका चेक जाएगा तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये बढ़ जाएगा आपका 0.7 और 1 8 8,000
850, दिस इज़ योर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो पीयूसी आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, द तरीका, द सिंपल मेथड इज़ दैट कि पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी चीज़ क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। सेकंड उसका स्टेप क्या है कि जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट पढ़ते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे उसका इम्पैक्ट जो है आप रिकॉर्ड करते चले जाएं। आखिरी काम सिर्फ ये रह जाएगा कि फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में इन फिगर्स को, इन अकाउंट्स को ले जाके हम रख देंगे और फाइनल अकाउंट्स आपका बन जाएगा। रेंट ऑफ 2000 वाज ओइंग एंड रेट्स ऑफ 450 वाज प्रीपेड। रेंट एंड रेट्स कहते हैं टैक्सेस को, कि जो टैक्सेस होते हैं आपको पे करने पड़ते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और रेंट आपको पता है कि जो जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो रेंट किराया आप देते हैं। तो 2000 का रेंट जो है वो ओइंग था। तो रेंट एंड रेट्स अगर आप देखें ऊपर जाके तो देखें ऊपर रेंट एंड रेट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं 22,750। इस 22,750 के अंदर प्लस कर लें 2000। प्लस क्यों कर रहे हैं 2000? क्योंकि ओइंग का मकसद है कि ये पे करना है कि ये किराया ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं करी। तो 22 के अंदर 24,750 हो जाएगा ये, और 24,750 के अंदर ये आपसे कहता है एक कि रेट्स प्रीपेड है। प्रीपेड का मकसद है कि आपने ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिए हैं टैक्सेस, तो ये 450 माइनस कर दें इसमें से, क्योंकि एडवांस है इसके अंदर। 24,350 ये रेंट एंड रेट्स की जो अमाउंट है, रेंट एंड रेट्स की, वो ये वाली एडजस्टेड अमाउंट है आपकी। आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रही हैं। और ये रेंट ओइंग जो है ये लाइबिलिटी के तौर पर भी शो होगा। हम जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो ये लाइबिलिटी के तौर पे शो होगा, और ये जो है वो एसेट के तौर पे अदर रिसीवेबल के अंदर हम ले जाएंगे 450 को। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ $700 फॉर ए 6 months कैंपेन एंडिंग 30 जून 2019 के एक कंपेन है जो 30 जून 2019 को एंड होगा, और हम स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो हम बना रहे हैं मार्च 31 2019 को बैठकर। और हम ये कह रहे हैं कि 700 जो है 6 months है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून के अंदर ये एंड होगा। तो इसका मकसद हुआ 3 months कि ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी एडवांस में हम पे कर चुके हैं। और 700 अगर 6 months का है तो 3 months का कितना हुआ 350। ये 350 है, सिंपल डिवाइड कर दें 2 से इसको तो 350 बनता है, यानी 350 फॉर 3 months। तो ये जो 350 है ये एडवांस है। एडवांस मार्केटिंग एक्सपेंसेस का मकसद है ऑलरेडी आपका एसेट है कि आपने ये जो मार्केटिंग के खर्चे हैं वो एडवांस में 3 महीने के लिए पेमेंट कर दिए हैं जिस फर्म से आप काम करा रहे हैं। तो वो अगले 3 महीने तक आपसे पैसा नहीं लेगी और आपकी कंपनी की मार्केटिंग करेगी लीव की। तो ये $350 जो हैं ये आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस में से माइनस कर दें। देखिए ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस नज़र आ रहा है आपको 12,600, इसके अंदर से माइनस करें 350 तो ये कितना बच गया 12,250 मार्केटिंग एक्सपेंसेस है। और बाकी जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो 350 हैं ये एज एन एसेट अदर रिसीवेबल के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे। द 5% बैंक लोन वाज टेकन आउट इन 2016 कि 5% बैंक लोन आपने 2016 के अंदर लिया था। आप 2016 का मकसद समझ रहे हैं कि पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये तो हम 2019 के अंदर बैठे हुए हैं, 2019 के अकाउंट बना रहे हैं। तो ये 5% जो अमाउंट है देख रहे हैं 20,000 है। ये 20,000 का आप अगर 5% निकालें तो 20,000 का 5% जो है 1,000 बनता है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है पूरे साल का, और क्योंकि ये पूरा साल ही है इसको यहीं रहने देते हैं। उसके बाद आगे कहता है द 4% बैंक लोन वाज टेकन आउट ऑन 1 अगस्त 2018। ये 1 अगस्त 2018 को आपने लिया था, और 1 अगस्त 2018 का मकसद ये है कि मार्च में बैठ के हम अकाउंट बना रहे हैं। तो अगस्त से हम महीने अगर गिनना शुरू करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट कम्स 8 months कि 8 months का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया आपका। 8 months कैसे आया आपके, क्योंकि देखें अगस्त में लिया था, तो अगस्त 2018 से लेके आप मार्च 31
2019 तक अगर गिने तो ये 8 मंथ्स बनते हैं। 8 मंथ्स का मकसद मार्च अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का मकसद क्या हुआ, अगर मैं यहाँ आता हूँ 4%, ये 60,000 है, 60,000 का अगर मैं 4% निकालता हूँ तो ये 2,400 बनेगा। यहाँ मैं अगर कैलकुलेटर से 60,000 मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 60,000 इसका 4% निकालने, ये बनता है, इसको मल्टीप्लाई करें 8 से और डिवाइड कर दें 12 से, तो ये गेट 1,600। ये 1,600 का अमाउंट आता है आपका, मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12, 1,600। ये 1,600 जो है उसका इंटरेस्ट है और 1,000 इसका है कि अगर इस 1,600 को अगर मैं प्लस करूं तो 2,600 लोन इंटरेस्ट बनता है। ये लोन का इंटरेस्ट जो है, ये दो लोन है मेरे पास, एक 5% एक 4%, इनका इंटरेस्ट जब मैंने निकाला तो पूरे साल का 2,600 बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखना शुरू करूँ तो यहाँ लोन, बैंक लोन इंटरेस्ट पेड सिर्फ 2,100 लिखा है, तो 2,100 लिखा हुआ है, 2,600 जो है वो आना चाहिए। तो इसका मकसद है 500 जो लोन है ये मेरी लाइबिलिटी है, कि जो एक्चुअली ड्यू तो हो गया है ये लोन मेरे ऊपर, लोन का इंटरेस्ट, लेकिन मैंने पे नहीं करा क्योंकि जो पे करने वाली अमाउंट है वो 2,100 दी हुई है और लोन आपने, तो ये 500 जो आपको नज़र आ रहा है वो एज ए लाइबिलिटी अपीयर होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ ये 2,600 जो है लोन इंटरेस्ट जो है वो अपीयर होगा। ये आप जहन में रखिएगा। कैसे होगा मैंने आपको बताया, ये जितनी कैलकुलेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको आप फॉर्मली तौर पे जब एग्ज़ाम के अंदर हो तो बाकायदा वर्किंग पेपर लेके उसमें हेडिंग लगा के कि आप क्या कर रहे हैं, और कैलकुलेशन यही रहेगी, बस आप हेडिंग लगा के वहाँ पर इसी तरीके से कैलकुलेशन कर दें जो हम यहाँ कर रहे हैं, तो वो अच्छा भी इम्प्रेशन पड़ेगा और आपका एग्जामिनर जो है वो भी खुश होगा आपसे कि आपने प्रॉपर वर्किंग जो है उसको दिखाई है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं कीजिएगा, प्रॉपर तौर पे करें ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन हेडिंग लगा दें। अगला है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज, कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, कहते हैं लैंड कॉस्टिंग 75,000, कि लैंड जो है उसकी कॉस्टिंग जो है 75,000 है, नॉट डेप्रिशिएटेड। कहता है कि ये डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती है, आपको पता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि बिल्डिंग आप जब बनाते हैं, इरेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेयर एंड टियर है, तो वो डेप्रिशिएट होती है, आपको रिपेयर भी करानी पड़ेगी, रिनोवेशन भी करानी पड़ेगी। इसका रेट इसने दिया है 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। 2% पर एनम ऑन कॉस्ट, हम ऊपर जाते हैं बाकायदा, ऊपर जाकर हम देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है 150,000 की थी, 150,000 जो है इसमें से 75,000 जो है ये हमें बता रहा है कि ये लैंड है। तो बिल्डिंग कितनी हुई, 150,000 माइनस 75,000 जो लैंड है, तो मेरे पास आई गेट 75,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एंड द रेट इज 2%, तो इट कम्स आई थिंक 1,500, 75,000 का 2%, यू गेट 1,500। तो ये 1,500 आपने देखा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये डेप्रिसिएशन आ गया। और ये डेप्रिसिएशन आने के बाद एक काम और करें कि जो आप देख रहे होंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो था हमारे पास, जो दिया हुआ था, ये जो इसका दिया है वो 9,000 दिया है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का, इस 9,000 के अंदर आप प्लस कर दें 1,500 जो इस साल का आपने निकाला है, तो ये 10,500 जो है ये टोटल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आज तक का हो गया। मार्च 31, 2019 तक जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, वो आपके पास 10,500 है। 9,000 वाज ऑलरेडी गिवन एंड यू कैलकुलेटेड 1,500 फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019. The total comes 10,500. This is the provision for depreciation which we will be taking in the statement of financial position.
और वहाँ पर हम लैंड एंड बिल्डिंग में से इसको डिडक्ट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, कहता है कंप्यूटर जो है 20% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, के कंप्यूटर जो है वो 20% पर एनम होगा। तो 20% पर एनम का मकसद ये होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मकसद क्या होता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमेशा अप्लाई करते हैं बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू क्या होती है? जब भी किसी एसेट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो बुक वैल्यू आता है। सिंपल समझाता हूँ दोबारा, कि जो कॉस्ट होती है उसकी, उसके अंदर से जितना वो इस्तेमाल हो चुका है उसे माइनस कर दें ताकि आपको बुक वैल्यू पता चले कि यार है क्या, उस पर इस रेट को अप्लाई कर दें। इसीलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग, क्योंकि हर साल ये रेट डिमिनिशिंग वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि कॉस्ट में से हर साल जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हुए आएंगे तो वैल्यू कम होती चली जाएगी, उसी को डिमिनिशिंग कहते हैं और उस पर इस रेट को अप्लाई करते हैं। तो कंप्यूटर को हम देखते हैं, कंप्यूटर हम कैलकुलेट भी कर आए थे। $46,000 था, इसमें 8,000 हमने ये प्लस कर दिया था, क्योंकि 8,000 कंप्यूटर में आपको याद होगा कि 54,000 और 54,000 के अंदर एक हमने रेपियर जो था वो भी था कि हमने जो रेपियर, अच्छा वो रेपियर था, तो ये 54,000 हो गया आपका। तो 54,000 के ऊपर आप क्या अप्लाई करें? 54,000 में से देखें कंप्यूटर इक्विपमेंट का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 18,000, ये नज़र आ रहा है आपको। तो 54 माइनस 18,000, तो सबसे पहले तो 54,000 में से माइनस कर दें 18,000 को। ये 18,000 कौन सा है? ये देखें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये देख लें। और ये कॉस्ट है कंप्यूटर की। कॉस्ट के अंदर क्योंकि 8,000 हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे, जो रेपियर के अंदर हमने रिकॉर्ड किया था, तो फिर मैंने इसकी करेक्टिंग एंट्री आपको कराई थी। तो इसकी वैल्यू 54,000, 54,000 माइनस 18,000, 54,000 माइनस 18,000, चलें यहाँ कर लेते हैं। 54,000 माइनस 18,000, यू गेट 36,000। 36,000 का 20% निकालें, 7,200 आ जाएगा। और 7,200 जो है 36,000 का, आपके पास क्या आ गया? ये डेप्रिसिएशन आ गया आपका इस साल का। और ये इस साल का डेप्रिसिएशन 7,200, आप क्या करें, इसको आप प्लस कर दें 7,200 को इसके अंदर। तो 7,218, 7 25,200। ये प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस इसलिए कर रहे हैं कि 18,000 का तो था ऑलरेडी और 7,200 का हमने इस साल निकाला, तो 25,200 टोटल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया। फिक्सचर एंड फिटिंग 12,000 है। फिक्सचर एंड फिटिंग के अंदर क्या कहता है? कहता है 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। जो भी कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट आपकी कितनी दी हुई है? कॉस्ट 12,000 दी हुई है, देख रहे हैं आप। ये 12,000 आपको दी हुई है। इस 12,000 का आप कितने परसेंट निकाल लें? 10%। तो 12,000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो स्ट्रेट 1,200 मेरे पास आ जाएगा। ये 1,200 डेप्रिसिएशन हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग का। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है आपके पास 1,200 आ गया। 1,200 को आप प्लस कर दें ले जाके ऑलरेडी इसके अंदर, तो ये 8,800 प्लस क्यों कर रहे हैं? जो भी इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप निकालें उसको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में प्लस कर लें। जो आपने निकाला है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा और टोटल कम्यूलेट होके आपका चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो ये आप जहन के अंदर रखिएगा आपने। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आगे आ जाएं। कहता है ट्रेड रिसीवेबल और 4,000 आर इररिकवरेबल।
अगर 4000 इररिकवरेबल है तो इररिकवरेबल क्या होता है, इस पर मेरा एक लेक्चर है पूरा इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पे कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर वो 2-3 लेक्चर्स आप देख लें, ये तो बहुत छोटी चीज़ें जो एडजस्टमेंट के अंदर आती है सॉरी, मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल्ड से रिकॉर्ड कराए हैं और उसके बाद आप पूरे पूरे सवाल करने के काबिल होंगे। कंसेप्ट क्या है, जब भी इररिकवरेबल डेट्स की बात करें तो फौरी तौर पे आप क्या एंट्री पास कीजिएगा, आप करें इररिकवरेबल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स को डेबिट कर दें और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करें। ट्रेड रिसीवेबल का मकसद है कि देयर इज़ नो चांस दैट दिस कस्टमर और दिस कस्टमर्स आर गोइंग टू पे यू ऑफ। तो जब ये कोई चांस नहीं मिलता, अगर चांस होगा तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में जाएगा। इफ़ देयर इज़ एन अमाउंट विच इज़ इररिकवरेबल देन यू विल बी यू आर गोइंग टू राइट इट ऑफ। राइट इट ऑफ का मकसद है, राइट ऑफ कैसे करते हैं कि एसेट को क्रेडिट कर दिया हमने, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल को देखें हमने क्रेडिट कर दिया, तो पहली एंट्री तो पास ये हो गई। उसके बाद क्या कहता है आपसे, उसके बाद कहता है द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, कि वो 5% के ऊपर मेंटेन होंगे। तो जो मेंटेन होंगे उसका तरीका क्या होता है कि आप ट्रेड रिसीवेबल देखें, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके पास देखें 42,000 दिया हुआ है। इस ट्रेड रिसीवेबल जो 42,000 आपको दे रहा है, इस 42,000 में से ट्रेड रिसीवेबल पहले तो माइनस करें ये 4,000, तो यू गेट 38,000। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ कर दिया आपने, अब आपको नहीं मिलेगा। इसका 5% जो है वो आप निकाल लें, क्योंकि वो आपसे कहता है 5% मेंटेन करेंगे। ये देखें 5% आ गया, तो 38,000 का 5% यू गेट 1,900। आपके पास 1,900 का अमाउंट आता है। $1,900 इज़ द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है इस साल, कि ये वो अमाउंट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस 38,000 में से आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो दो अमाउंट हैं, एक 38,000 का, एक 1,900 का, दे विल बी अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये वहाँ पर अपीयर हो रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यू हैव टू सी कि हाउ मच अमाउंट इज़ ऑलरेडी बीन आई मीन टू से रिकॉर्डेड और यू हैव इन द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में ऑलरेडी आपके पास कितना पड़ा हुआ है। इफ़ यू गो बैक एंड सी इन द क्वेश्चन, तो यू सी के प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपके पास 3,700 हो। इसका मकसद है ऑलरेडी ज़्यादा रिकॉर्डेड आपके पास प्रोविज़न फॉर, यानी पिछले सालों के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपको कस्टमर से इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली आपके कस्टमर अच्छे थे और वो आपको पैसे दे रहे हैं, और अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे वो कम हो गई है, और आपको उम्मीद है कि कस्टमर दे भी रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन आपने थोड़ी बेहतर कर दी और आपकी जो पोजीशन है, तो 3,700 ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास। ये 3,700 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 1,800 का अमाउंट है। ये वो है जो ऑलरेडी ज़्यादा रिकॉर्डेड है आपके पास। ज़्यादा रिकॉर्डेड का मकसद आप समझ रहे हैं क्या है? ज़्यादा रिकॉर्डेड का मकसद ये है कि ये एक तरीके से इनकम हो गई आपकी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जैसे अगर ये कम होता है अमाउंट तो फिर मुझे हिट लगती है, इस साल मैं रिकॉर्ड करता, ये याद रखिएगा कि सिंपल कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑलरेडी हम इसको जब आएंगे तो मैं बता दूंगा। चलें यहाँ आ जाते हैं। ये जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर जब आप जाएंगे इसको करने के लिए तो क्या करेंगे, ये 1,800 आपकी अदर इनकम के अंदर जाएगा। क्योंकि इनकम क्यों हो गई? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन कम थी, पिछले सालों में आपने हिट ज़्यादा ले ली, लेकिन अब आपकी एक्सपेक्टेशन बेहतर हो गई है कस्टमर से, तो अब आपकी हिट जो पिछले सालों में हिट ली थी इस दफ़ा उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी 3,700 की हिट आप ले चुके हैं, लेकिन अब आपको एक्सपेक्टेशन है आपकी कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 1,900 काफ़ी हैं,
तो जो एक्सपेंस में आप पहले रिकॉर्ड कर चुके थे उसको रिवर्स करेंगे, तो ये एक तरीके से अदर इनकम होता है। अगर ऑलरेडी आपके पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादा पड़ा हुआ है तो फिर इनकम हो जाएगी आपको, क्योंकि रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है, पहले से ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कम पड़ा होता तो फिर ये बैड डेट्स बन के इनकम स्टेटमेंट में इसकी हिट लगती। ये पॉइंट याद रखिएगा। और मेरे लेक्चर्स जो मैंने रिकॉर्ड कराएं रिकवरेबल डेट्स, कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ बाकायदा प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो फोल्डर मैंने बनाए हुए हैं, उसमें से एक फ़ोल्डर है इरिकवरेबल डेट्स का, वो लेक्चर देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये हमने देखा, तमाम एडजस्टमेंट हमने कर ली। इसको हम बहुत डिटेल्ड से मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है। अब हम आते हैं कि ये मांग हमसे क्या रहा है। मांगता ये है कि प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। एक आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2019 की, लियो की स्टेटमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है। और दूसरा आपको प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, ये बनानी है आपको। तो मैं अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता हूं तो इनकम स्टेटमेंट आपको पता है सबसे पहले रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू देख लेते हैं कि रेवेन्यू देखें, ऑलरेडी आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है। फिगर मैं आपको सब समझा चुका हूं, अब सिर्फ हमें फिगर्स यहाँ भरनी है, रिकॉर्ड करनी है। देखें रेवेन्यू ये आपको दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पर रेवेन्यू 475,000 का देख रहे हैं, यही 475,000 का देखें ये यहाँ रिकॉर्ड हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 31,000 की, सवाल के अंदर ऑलरेडी हमने देखी है। अभी ये इन्वेंट्री देख रहे हैं आप 31,000, ये 31,000 यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको। परचेजेस 255,000 की ऑलरेडी देखें, ये 255,000 की परचेजेस जो हैं वो आपके पास दी हुई हैं। और मैंने आपसे कहा था कि 3,200 जो ऑनर्स ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिया है वो माइनस हो जाएगा। तो देखें ये नीचे से इसने यहाँ दिखाया है ड्राइंग ऑफ गुड्स, देख रहे हैं 3,200 ये परचेजेज है, इसमें से यहाँ माइनस करने का मकसद है कि यहाँ इसने बाकायदा इनकम स्टेटमेंट में इसको दिखा दिया, तो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। हम पहले ऊपर समझ कर आ रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स जो है, रिटर्न आउटवर्ड्स ये आप देखें, परचेजेज रिटर्न जो मैंने आपको बताया था ये सवाल के अंदर दी हुई है आपको। रिटर्न आउटवर्ड्स देख रहे हैं 7,900, तो ये 7,900 भी आपको नज़र आ गया होगा। ड्राइंग का मैंने आपको समझा दिया था कि ले लिए तो परचेजेस की वैल्यू को माइनस करेगी। आप यहाँ भी दिखा सकते थे, लेकिन ये बेहतर है कि आप दिखा दें, इसकी हेडिंग डाल के। कंसेप्ट वही है। एंडिंग इन्वेंट्री देखें सवाल के अंदर दी हुई है आपको, पहला ही पार्ट था 26,400 का, ये 26,400 आपको नज़र आ रहे हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को जमा किया, अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया, बल्कि इसमें से 7,900 रिटर्न आउटवर्ड्स और ड्राइंग को कर दिया आपने, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया $274,900। इसमें एंडिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से बचा वो आपने माइनस कर दिया, यू गेट $248,500 एंड यू सोल्ड दिस अमाउंट बाय $475,000। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके पास $226,500 का देखें, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो सिंपल फॉर्मेट है, जो माल आपने बेचा वो रेवेन्यू कहलाता है, वो दिया हुआ था सवाल में। ओपनिंग इन्वेंट्री जो शुरू में माल आपके पास पड़ा हुआ था उसमें से परचेजेस जो आपने ख़रीदा वो जमा कर लिया, उसके अंदर से जो माल वापस कर दिया था वो आपने माइनस कर दिया, उसके अंदर जो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया था वो माइनस कर दिया, ये अवेलेबल फॉर सेल आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से रह गया वो आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास ये आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अदर इनकम के अंदर एक आइटम मैंने छोड़ दिया था, कमीशन रिसीवेबल। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, देखिए कमीशन रिसीवेबल मैंने कहा था मैं पढ़ के बताऊंगा। कमीशन रिसीवेबल देखें, रिसीवेबल के नाम से लगता है कि ये एसेट है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा सवाल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कमीशन इनकम कहीं नहीं दी हुई है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आपके पास आए जिसमें रिसीवेबल हो तो और आप देखें इनकम नहीं दी हुई है, तो आप यही एज्यूम कीजिएगा कि ये एक्चुअली आपकी इनकम है। वो लिख के इस तरीके से दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये आपकी इनकम है। ये आप पॉइंट जहन के अंदर रखिएगा। अलबत्ता अगर कमीशन इनकम भी वो हमें दे देता सवाल के अंदर, तो कमीशन इनकम को हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाते और इस कमीशन रिसीवेबल को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये कमीशन रिसीवेबल के बाद नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एजम्पशन फिर यही है कि ये इनकम है, इसलिए अदर इनकम के अंदर इसको हम लेके ऐसे का ऐसे ही देखें। $12,300 ये दिया हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, ये हम ऐसे का ऐसे ही लेकर आ गए। इसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की स्टोरी में सुना के आ रहा था अभी आपको, मैंने नीचे आपको करवाया भी है। 1,800 ये देखें मैंने आपको समझाया था 1,800,
ये देख रहे हैं 1800, मैंने कहा था कि ये इनकम है क्योंकि पिछले सालों में आपकी हिट ज़्यादा पड़ गई थी। अब ऑलरेडी आपके पास 3700 है और आपको रिक्वायर्ड सिर्फ 1900 है, तो इसलिए अदर इनकम में इस 1800 को लेकर आ गए। अगर ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास कम पड़ा होता तो फिर ये एक्सपेंस में आता है अमाउंट। वेजेस एंड सैलरीज़ के अंदर आते हैं। वेजेस एंड सैलरीज़ के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ये आप देख रहे होंगे कि वेजेस एंड सैलरीज हम ऊपर से आ रहे हैं करते हुए, तो वेजेस एंड सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो पूरा 87,000 ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर आ गया। कंप्यूटर रेपियर कितना है? कंप्यूटर रेपियर के अंदर तो हम एडजस्टमेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कंप्यूटर रेपियर में हम आ जाते हैं। कंप्यूटर रेपियर ये देख रहे हैं, और हमने इसको कैलकुलेट करके मैंने आपको निकाला था 15,700। देखें ये 15,700 ये नज़र आ रहा है कंप्यूटर, इसने भी वो एडजस्टमेंट करी है, मैं आपको सब समझा के आ रहा हूँ। ये 15,700। रेंट एंड रेट्स के अंदर भी हमने काम किया था। ये रेंट एंड रेट्स देख रहे हैं 24,300। अच्छा 24,750 में से 450 गए तो इसको कर लें, ज़ीरो आ गया। ये 24,300 ये एडजस्टमेंट देखें हमने यहाँ पढ़ी थी इसमें हमने 24,350 लिख दिया था, लेकिन क्योंकि दोनों जगह 50 है तो 24,300 आ जाएगा। तो देखें ये 24,300 ये नज़र आया आपको। ये एडजस्टमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ पूरी रेंट एंड रेट्स की, कि ये 2000 ओइंग था जो पे करना है, और 450 आपका एडवांस था। इसीलिए देखें प्लस करके माइनस जो हम वहाँ करके आए थे वही यहाँ हो रहा है। मार्केटिंग एक्सपेंस की भी एडजस्टमेंट हमें याद है कि हम कर कर आए थे। तो मार्केटिंग एक्सपेंस हमने कहाँ है, हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस ये आ गया। हमने इसकी एडजस्टमेंट क्या करी थी मार्केटिंग एक्सपेंस की? अच्छा ये 12 to 50, देखें 12 to 50, तो जो 350 था जो एडवांस था मैं अभी समझा के आ रहा हूँ वो माइनस कर दिए। बैंक इंटरेस्ट देखें 2600। ये बैंक इंटरेस्ट 2600 कैसे आया, मैंने पूरा भी आपको समझाया था कि 1000 इसका निकलेगा और ये 2100 था। ये देखा था 1000 मैंने निकाला था, फिर 8 मंथ्स का निकाला था 2600। मैंने आपको समझाया था 2600 रिक्वायर्ड है, पड़ा हुआ है 2100, 500 लाइबिलिटी है, और इनकम स्टेटमेंट में 2600 जाएगा। ये देख रहे हैं 2600, ये 2600। हीट एंड लाइट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हीट एंड लाइट जो है देख रहे हैं ऐसे ही 9750 जो दी हुई है ये ऐसे ही आगे। जर्नल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 14,300 ये भी ऐसे ही आ गया। बैड डेट्स देखें, इर्रिकवरेबल डेट्स जो मैं भी समझा के आ रहा हूँ, मैंने कहा था इर्रिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर दें और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें। तो इर्रिकवरेबल डेट्स देखें ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ गया 4000 का। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मैंने अभी तीनों कैलकुलेट आपको करके बताए हैं। अभी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का 1500 हमने कैलकुलेट किया था, कंप्यूटर इक्विपमेंट का 7200 और फिक्सचर एंड फिटिंग का 1200। ये हमने देखें यहाँ तीनों कैलकुलेट किए थे अभी आपके सामने। ये 7200, 1200 और ये 1500, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके पास यहाँ आ गई। इन सबको जमा किया आपने, टोटल एक्सपेंसेस $179,800 बनते हैं आपके पास। 240,600 का ग्रॉस प्रॉफिट था, 179,800 के एक्सपेंसेस हैं। फॉर्चुनेटली यू हैव गॉट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,800। When I deduct all the expenses from my gross profit, I get $60,800. This is my profit for the year. तो लियो ने 60,800 का प्रॉफिट जो है वो अर्न करा, ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। उसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर के इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं और जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं, ओनर्स इक्विटी आती है। सबसे पहले तो ये 3 एसेट्स आपको दिए हुए हैं सवाल के अंदर।
लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिक्सचर एंड फिटिंग। तो ये देखिए, ये तीनों आपको दिए हुए थे, ये तीनों बैलेंसेस आर गिवन। ये आप एज इट इज़ 150, 46, 12,000 ये आपने एज इट इज़ लिख दिए लाके, और इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, वो माइनस कर दें। मैंने आपको बताया था कि ये सब जमा कर लें। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 10,500 हो जाएगा। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने 10,500 आपको बताया था, आपको 10,500 ये नज़र आ रहा होगा। कंप्यूटर इक्विपमेंट का 25,200 ये मैंने आपको बताया था, ये देख लें यहाँ लिखा हुआ है। 7,200 प्लस करके 25,200 हमने कर लिया था, और ये 8,800, 7,800, क्योंकि 6,600 था और 1,000 करेंगे तो 7,800 हो जाएगा। 8,000 नहीं, 7,800, 6,600 में $1,200 आपने प्लस करे तो 7,800, तो यहाँ $7,800 आ गया। इसमें से एसेट्स में से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू का कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो एसेट्स होते हैं उसमें से आप क्या करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना वो यूटिलाइज हो गए हैं वो माइनस कर दें तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मैंने बताया था कि एंडिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होती है, सवाल में दी हुई थी 26,400 हमने लिख दी। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता था 42,000 का था, इसमें से 4,000 जो इरिकवरेबल डेट्स था वो हमने माइनस किया था, तो 38,000। और मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज निकाल कर फिगर आई है वो 1,900 आई थी, और देखें यहाँ भी वही 1,900। और मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो देखें यहाँ अपीयर हो रहे हैं। 38,000 में से 1,900 एक्सपेक्टेड है कि हमें नहीं मिलेगा, हमने माइनस करके नेट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 36,100 हमने निकाल लिया। अदर रिसीवेबल के अंदर मैंने आपको बताया था दो अमाउंट थे अदर रिसीवेबल में। एक तो मार्केटिंग के जो 3 महीने के 3 मंथ्स के जो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस एडवांस में दिए हुए थे 350, एक वो थे, और एक वो जो प्रीपेड रेट जो आपका रेट्स था, टैक्सेस जो आपने प्रीपेड दिए हुए थे 450 के, वो इन दोनों को प्लस करें तो अदर रिसीवेबल के अंदर $800 आपके आ गए। इनको आपने प्लस करा तो ये आ गया 63, और इसके अंदर से नॉन करंट एसेट्स को आपने प्लस किया तो टोटल एसेट्स आपके पास $235,800 आपके पास आ गए। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं। आगे आप क्या करेंगे, आपके पास कैपिटल है। कैपिटल देखें आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, कैपिटल है 80,000 का, $80,000 का कैपिटल है, वो कैपिटल आ गया। और उसके बाद क्या था कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखें कैपिटल में प्लस कर देते हैं। ये ऊपर आपने निकाला है 60,800 का, यह आपने प्लस कर दिया तो यह आ गया। इसमें से ड्राइंग आपको पता है, मैंने कहा था कि एक तो ये कि 25,000 दी हुई थी, और 3,200 जो ऑनर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए परचेजेस करी थी वो फिर आपने यहाँ प्लस कर दी, तो 28,200 में यहाँ जब समझाया था तो मैंने यहाँ भी देखें बताया था आपको कि ये प्लस हो जाएंगी, तो वही 28,200 आपने माइनस कर दी 140,000 में से, यू गेट $112,600। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर से 4% बैंक लोन, ये 4% बैंक लोन क्या है, मैंने बताया था कि 2023 में पे ऑफ होगा। ये 4% बैंक लोन देखिए 2023 में पे होगा, तो ये 60,000 ऐसे का ऐसे ही जो है नॉन करंट लाइबिलिटी में आ गया आपके पास, ये 60,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएं। करंट लाइबिलिटी क्या है आपकी कि 20,000, ये 5% बैंक लोन मैंने आपको समझाया था कि 5% बैंक लोन जो है, क्योंकि आपने कब पे ऑफ हो रहा है, 2019 में हम पे ऑफ करेंगे। देखें यहाँ लिखा हुआ भी है 2019 जून में पे ऑफ करेंगे। आप स्टेटमेंट बैठ के बना रहे हैं आप मार्च 31, 2019 को, तो जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स जो है आप इसे पे ऑफ करेंगे, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी के अंदर अपीयर होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहन में रखिएगा। ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी आपको दी हुई है, ट्रेड पेबल देखें यह दिया हुआ है 31,850 का। लाइबिलिटी जो थी वो हमने यहाँ पर हम ले आए लाइबिलिटी के फॉर्म के अंदर। अदर पेबल के अंदर देखें एक तो 2,000 ओइंग थे, जो रेंट आपको ओइंग का मकसद है यू हैव टू पे, कि आपने जगह को इस्तेमाल कर ली है लेकिन वो अभी तक किराया नहीं दिया, एक तो ये आपका हो गया। और एक $500 जो था, वो $500 कौन सा है, ये $500 इसको हम देख लेते हैं उठा के।
एक था नीचे कोई $500 देखें, ये था बैंक बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट। क्योंकि जब हमने लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो वो 2600 आया था और ऑलरेडी पड़ा हुआ था 2100। तो मैंने आपको समझाया था कि ये 500 आपको लोन पे करना है, लोन का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये $500 जो नज़र आ रहे हैं एक्चुअली ये वो वाले हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था कि एक चेक था रेपियर एक्सपेंस का जो नहीं दिया था, देखिए यहाँ जमा करके मैंने आपको समझाया था 8850। तो देखिए ये नज़र आ रहा होगा 8850। इन सब को आपने जमा किया, इन सब को जब जमा आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ क्योंकि थोड़ा सा ये इक्विपमेंट में मसला है तो हम यहाँ कर लेते हैं 20, इसको यहाँ कर लेते हैं 0550 और 1995 14 और 8 22 2 3 2 5 5 8 13 का 3.336 63,200। एंड 63,200 के अंदर अगर आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, ये देखें 63,200 यहाँ भी लिखा हुआ था, जब आप इसको प्लस करेंगे तो यू गेट इन दोनों अमाउंट को, इन दोनों को, इसको और इसको, इन तीनों को प्लस करें तो यू गेट $235,800। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द अमाउंट विच इज़ योर टोटल एसेट। जो आपके टोटल एसेट्स हैं वो टोटल इक्विटीज़ से टाईबैक हो गए, उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो $235,800 पर टाईबैक होता है। ये था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने देखा। इनकम स्टेटमेंट आपकी समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर यही था कि हम सवाल पढ़ते हुए आए। देयर आर 3 स्टेप्स। वन स्टेप इज़ दैट कि जब आपको सवाल दिया जाए तो आपने क्या करा कि जैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी चीज़ क्या है, आपको ये समझ आनी चाहिए, आप रिकग्नाइज़ करें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, एसेट। जब ये आपकी समझ में आ जाए तो फिर एडजस्टमेंट वाले पार्ट पर चले जाएं। सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टमेंट पढ़ते चले जाएं और फिगर को एडजस्ट करते चले जाएं। जैसे आपने देखा कि मैं जब पढ़ता हुआ आ रहा था तो मैंने ऊपर नीचे प्लस माइनस कर करके अपनी फिगर्स एडजस्ट कर ली कि यार कौन सी फिगर कहाँ पर आएगी। जब ये सेकंड पार्ट आपका आ जाए तो थर्ड पार्ट के अंदर इन फिगर्स को उठाएं और ये फॉर्मेट आपके जहन के अंदर होना चाहिए कि यार रेवेन्यू पहले लिखते हैं, रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, फिर अदर इनकम है, फिर एक्सपेंसेस हैं, फिर आपके पास नेट आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, फिर नॉन करंट एसेट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, फिर करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स आ जाते हैं। टोटल एसेट्स के अंदर से फिर ऑनर्स इक्विटी आ गई, ऑनर्स इक्विटी के बाद में नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट के बाद करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और फिर इसके बाद टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स जिसे आप कहते हैं, यही स्टोरी है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं। जो पार्ट 2 पेपर 2 तो मैंने कई अच्छे खासे सालों के कराए हैं। तो अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और ये सारी एडजस्टमेंट जो इसमें देख रहा हूँ मैं, ये बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप जाएँ वहाँ पर और जाके वो पेपर्स करना शुरू कर दें तो आई होप इंशाल्लाह कि वो लेक्चर मेरा जब आप पूरा देखें तो फिर खुद से ट्राई करें, बार बार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका फिर सेकंड नेचर बन जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई टोल्ड यू बिफोर देयर आर 2 थिंग्स इन अकाउंटिंग, वन इज़ द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट एंड द सेकंड इज़ प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट कि आपके कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, आप शायद मैनेज ही ना कर सकें पेपर को। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। होप अलीना, मेरा ख्याल है कि अलीना के कहने पे फिर ये रिकॉर्ड हमने करा था और होप इनकी समझ में आया होगा और बाकी जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनकी भी समझ में आया होगा। आप में से भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई चीज़ उसकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमें कमेंट्स के अंदर करें। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसको भी रिकॉर्ड कराऊँगा और आप जो कुछ पूछते हैं वो फिर हम बताते इसलिए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो एंड यू शुड बी एबल टू गेट A+ इन योर एग्ज़ाम विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट के जो आगे आपकी स्टडीज़ में भी हेल्पफुल हो। तो होप आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर मेरे लेक्चर्स जो हैं आजकल मैं डेली तकरीबन रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो मल्टीपल चॉइस से जो रिलेट पेपर्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर पेपर 2 भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, वो आप देखिएगा। और इस नॉलेज को, ये फ्री है,
इस नॉलेज को जो हम फैला रहे हैं इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के अंदर इसको दें और कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।